गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए आपका एडुटेरिया का जो एसआई का है उसका वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न पहला क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो देखिए पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ा जो है वो आपका CSO द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नई दिल्ली। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1951 में, ठीक है। और CSO का फुल फॉर्म जानने लायक है। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दादा भाई नौरोजी के आंकलन के अनुसार वर्ष 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपया। ऑप्शन ए है। आगे कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन बी है PC महानोबोलिस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 4। कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ये आपका सोवियत संघ रूस का था। ऑप्शन डी देखिए। कह रहे किसने कहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो ये आपका रॉबिस द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तप्त जैव विविधता स्थल है। तो देखिए जैव विविधता स्थल आपका इसमें देखेंगे तो पश्चिमी घाट है आपका, कुछ इसमें हिमालय का क्षेत्र भी आता है और कुछ नीलगिरी की पहाड़ियों का क्षेत्र भी आता है, ठीक है। तो इसमें पश्चिमी घाट है आपका, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे आते हैं, कर है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। इसका देखिए ऑप्शन सी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कर निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र देखेंगे इसमें तो मानव द्वारा बनाया गया, इसमें है आपका बगीचा, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। सबसे कम इसमें प्रदूषण फैलाने वाला कौन सा है। तो हाइड्रोजन है आपका, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। करा है कि भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक। तो ये आपका 2030 तक है। नेक्स्ट करा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे कम मेरा ऑप्शन डी पंजाब का है। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। मतलब केवल एक देश के साथ साझा करने वाला आपको चाहिए। तो देखिए आते हैं थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। तो ये देखिए इसका मैप देख लीजिए। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आपका ये रहा एरिया अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये देखेंगे तो आपका ये म्यांमार के साथ भी बना रहा है, ठीक है। ये एरिया आपका चाइना का है, ठीक है। तो इसके साथ भी बना रहा है और यहाँ पर भूटान के साथ भी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश आपका 3 देशों के साथ साझा कर रहा है अपना बॉर्डर। तो ये तो होगा नहीं। असम देखेंगे तो असम आपका कहाँ है। असम देखिए यहाँ, तो असम आपका भूटान के साथ यहाँ साझा कर रहा है, ठीक है। ये क्षेत्र असम का है। तो ये देखिए भूटान के साथ है ग्रीन कलर वाला। और फिर यहाँ देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ भी अटैच है। तो इसका मतलब ये आपका 2 देश के साथ कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये कट रहा है, तो ये म्यांमार से भी कर रहा है मिजोरम और ये बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है, ठीक है। ये बांग्लादेश का एरिया है। तो मिजोरम भी आपका 2 देश के साथ साझा किया। अब देखेंगे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आपका यहाँ पर है। तो त्रिपुरा ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र त्रिपुरा केवल आपका बांग्लादेश के साथ में साझा कर रहा है, ठीक है। बाकी का जो क्षेत्र है वो आपका असम से मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो त्रिपुरा आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ केवल मतलब एक ही देश के साथ कर रही है। तो इसमें 2 या उससे अधिक वाला नहीं है त्रिपुरा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए करा है कि गार्डविन ऑस्टिन या जिसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वह कह रहा है कि हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय का एरिया है। नेक्स्ट कह रहा है कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका कावेरी नदी पे है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत के मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो ये आपका 100 to 120 डेज का होता है, ठीक है। आगे आते हैं 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो इसमें देखेंगे प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी है अगुलहास, ठीक है। अगुलहास जो है वो आपका हिंद महासागर की है, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर की है। आगे आते हैं 17 नंबर का। निम्न में से कौन एक शीत स्थानीय पवन अर्थात कोल्ड लोकल वाइंड है। तो कोल्ड लोकल वाइंड इसमें देखते हैं हम लोग तो आपका मिस्टल है, ऑप्शन डी मिस्टल। मिस्ट्रल जो है
वो आपका मुख्य रूप से कहाँ का है, स्पेन और फ्रांस में चलती है, ठीक है, स्पेन एंड फ्रांस का है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत बताना है। तो मिकांग देखिए ये आपका दक्षिणी चीन सागर में है। इरावदी जो है वो गिरने का स्थान के बता रहा है। इरावदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। फिर देखिए आपका करे वोल्गा जो है वो आपका करे कैस्पियन सागर में है। तो वोल्गा देखिए आपका ये कैस्पियन सागर ये आपका सही है। फिर आपका है डेन्यूब, डेन्यूब भी कर है कैस्पियन सागर में ही, लेकिन डेन्यूब आपका कैस्पियन सागर में नहीं बल्कि आपका ये काला सागर में है, ठीक है। कहाँ गिरती है ये आपका काला सागर में गिरता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, अर्थात इसमें भी हमको गलत बताना है राजधानी के आधार पे। तो देखिए किर्गिस्तान का आपका बिश्केक सही है। फिर देखिए सूरीनाम का परामारिबो सही है आपका। फिर इक्वाडोर का बोगेटा ये गलत है। इक्वाडोर का कहाँ होता है आपका क्वेटो होता है। ऑप्शन आपका इस तरह से गलत है सी। और बुल्गारिया का सोफिया दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए करा कि संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाएगी। तो ऑप्शन देखिए इसमें है असम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्यों के बीच में बनाती है। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही जवाब है। आगे देखिए कर है 21 क्वेश्चन कर है कि डाफला और सिन्होपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है। तो ये डाफला और ये पाई जाती है नागालैंड में। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका सॉरी नागालैंड में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन सी पे है, डाफला और सिंहपो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कर है कि कैथोड किरणें में होता है। कैथोड किरण क्या होती है आपका, उसमें परमाणु आवेशित होता है। तो वो आपका उसमें क्या पाया जाएगा, द्रव्यमान और आवेश दोनों पाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कर है कार्बन में 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि ये आपका एक अणु में इतना परमाणु पाया जाता है। तो कार्बन का अगर हम देखेंगे तो कार्बन का आपका क्या होता है C612 होता है। कहने का मतलब कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12 होता है। तो कहने का मतलब कि 12 ग्राम में आपका एक परमाणु हो जाएगा। तो एक परमाणु में कितना एक अणु हो जाएगा। तो एक अणु में कितना पाया जाएगा परमाणु, अर्थात इतना 6.023 × 10⁻22। तो ऑप्शन आपका सी जो है 12 वाला ये आपका भार है। 12 ग्राम में आपका उतना मॉलिक्यूल पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए कर है कि तीव्र सीमा विषाक्तन से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो ये आपका प्लम्बिज्म कहा जाता है। आगे देखिए कर है निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है। तो Fe3O4 होता है, ऑप्शन बी पे है। चलिए आगे आते हैं कर है कि समुद्र की जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सा है इसमें। तो आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। फिर देखिए कर है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो क्या पैदा होती है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को जब वायु में करेंगे तो वो आपका जल बनाती है, ठीक है। चलिए 28 देखिए कर है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप कौन सा है। तो देखिए यूरेनियम यूज होता है। तो यूरेनियम का आइसोटोप आपका यूरेनियम 235 होती है यूज, ठीक है। आगे आते हैं 20। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ से चालू करते हैं 29, चूँकि ये पहले वाला क्वेश्चन है। तो 29 क्वेश्चन देखिए चलते हैं हम लोग। करें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपका अमोनिया। आगे चलिए अमोनिया देखिए, अमोनिया का होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन NH होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। तो जिसमें नाइट्रोजन आपका टूटकर आपको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में उर्वरक से मिल जाती है, ठीक है। तो अमोनिया इसका सही जवाब होगा, ठीक। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए कर रहा है कि दुधिया मैग्नीशियम के रूप में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो देखिए उसमें पाया जाएगा आपका दुधिया मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम श्योर रहेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही पकड़ा गया। चलिए आगे आते हैं 31 क्वेश्चन। करें किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो HIV अपना आकार बदलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण, ठीक है।
आगे देखिए टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, अर्थात तो जो हम लोग टेबल मतलब जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं चीनी को, चीनी या शर्करा, वो क्या होता है आपका एक तरह से वो आपका सुक्रोज होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 33 क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ है आपका विटामिन का नाम और ये रासायनिक उसका नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो ये आपका दिया हुआ है सीधा टू सीधा एकदम मिला हुआ है। तो एक ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं 34 क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कर है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ए आपका मुख्य रूप से देखेंगे तो उपकला जिसमें कहते हैं कि ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे देते हैं 35 क्वेश्चन कर है कि मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है। तो उसमें आपको उसको बोलते हैं डाईयूरेटिक। ठीक है, आगे 36 देखिए कर रहा है कि अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक क्या कहलाती है। तो कंडारा बल बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं कह रहे हैं मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो 4। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है कि एक पक्षी तथा कीट के पंख कैसे होते हैं। तो ये देखिए समवृत्ति होता है, मतलब जो इस तरह की आकृति होती है वो अपोजिट तरह की होती है। ठीक है, उसका कहने का मतलब जो लेफ्ट साइड में जितना आकार रहता है वो सेम टू सेम उसी शेप का रहता है राइट साइड में भी, तो वो समवृत्ति हो गया। 39 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि परागकण क्या होता है। तो परागकण देखेंगे तो परागकोश के वर्तिकाग्र में होता है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन में बी दिखाई दे रहा है, परागकोशों के वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का स्थानांतरण जो होता है उसको परागकण हो जाता है। ठीक है, परागगण हो गया। ठीक, तो चलिए आगे आते हैं 40 क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए ये आपका नियंत्रण होगा ऑक्सीन के द्वारा। आगे 41 कर रहा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है। तो ये आपका समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रॉपर्टी है उसका क्या है कि उसकी जो रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट अर्थात काटती नहीं है। ठीक है, चलिए और इसका एक और विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का कि जो उसका ध्रुव पे होता है वो आपका वहाँ सघन होता है और ध्रुव से दूर जाने पे वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उनकी रेखाओं की दूरी बढ़ी रहती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 42 कह रहा है कि बहुलमापी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मल्टीमीटर, ठीक है, का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है मल्टीमीटर मतलब कि धारा, वोल्टता और प्रतिरोध इन सबको नाप सकता है ये। ठीक है, चलिए आते हैं 43 क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है। अर्थात सदिश मात्रक देखेंगे नहीं है तो आपका इसमें समय जो है ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 44 का है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएं हैं। तो इसमें देखेंगे कार्य और ऊर्जा जो है वो एक ही तरह का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 44 का जो है वो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे 55 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो पुष्पन तब होता है जब आपका फ्लोरिजन पाया जाता है उसमें हार्मोन। ठीक है, 46 का है कि वास्तविक गैस, आते हैं अगले क्वेश्चन स्लाइड पे अच्छे से देखते हैं। कह रहा है कि वास्तविक गैस निम्न में से किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में काम करती है। तो देखिए PV = nRT होता है, आदर्श गैस का सूत्र होता है। तो वहाँ क्या होता है कि निम्न दाब होना चाहिए और निम्न दाब और इसका होना चाहिए उच्च ताप। ठीक है, निम्न दाब और उच्च ताप, तो ऑप्शन ए पे है। चलिए आगे आते हैं 47 देखिए कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो वो मिला था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखिए कर रहा है कि किस धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है। तो ये अनुच्छेद आपको मिलता है 27 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखेंगे विवेक के आधार पे आपका आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कर है 50 की निम्नलिखित में से
कौन से भारतीय संसद के संगठक है? तो संसद के देखेंगे संगठक आपका राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 51 देखिए कर है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। तो इस तरह से आपका अर्थ इसमें मतलब देखेंगे हम लोग, तो इसमें आपका देखिए समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची नहीं होना चाहिए, तो उसमें शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इसका अवशिष्ट अधिकार का मतलब होता है कि जिसमें आपका ना उसमें राज्य सूची हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, ना आपका राज्य सूची हो, ठीक है, ना आपका समवर्ती सूची हो, समवर्ती सूची, और ना ही आपका किसी केंद्रीय सूची का, ठीक है, ये केंद्रीय सूची उसमें शामिल नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग अवशिष्ट अधिकार का अर्थ मतलब अवशिष्ट अधिकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं 52 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संसाधनों की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो ये आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति ऑप्शन ए है। 53 कह रहा है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो ये देखिए आपका सबसे छोटा शहर में जो यूज़ होता है, जिस तरह बड़े बड़े शहर में आपका नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है इस तरह से, तो उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि उसको छोटे शहर के लिए जो यूज़ होता है क्या होता है? तो नगर पालिका परिषद होती है, ठीक है, परिषद होती है वो। 54 का रहा है राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका केवल बाह्य, केवल आंतरिक संप्रभुता और आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता, तो इसका दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखिए 55 का रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को किस क्षेत्र के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ये अधिकार आपका वास्तविक और मूल अधिकार न्यायाधिकार है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किसी भी राज्य का सीमा का प्रबंधन आपका गृह मंत्रालय द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए कर है कि 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को किस स्थिति प्रदान करने का फैसला किया था? अर्थात कि हिंदी को वो लोग किस भाषा के रूप में लेना चाहते थे, राष्ट्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा या क्या? तो ठीक है, तो इस तरह से आपका वो पूरा जो होगा वो संघ की आधिकारिक भाषा होगी। इस तरह से ऑप्शन आपका 57 का सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। तो कह रहा है कोई धन, यहाँ धन की बात कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ देखिए साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज की दर से धन बन जा रहा है तो 3/2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर मूलधन मेरा 2x था तो वो अब कितना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये आपका मूलधन है तो कहने का मतलब मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन आपका हो गया 3x। तो मेरा कितना उस पर ब्याज मिला, तो ब्याज मतलब 1 यूनिट मिला, 1x हो गया। तो हम लोग ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, साधारण ब्याज आपका x हो गया, तो मूलधन आपका है 2x, और फिर आपका PRT/100 होता है। तो R हमारा नहीं पता है, रेट वही पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे, तो R नहीं पता है, और टाइम दिया है आपका कितना, 5 वर्ष, और बाई 100 होता है। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो x से x कैंसिल, फिर 2 से ये कट जाएगा आपका 50 बार में, और ये फिर 5 से कट जाएगा आपका 10 बार में। तो कितना आ गया, R = आपका आ गया 10, ठीक है। तो R = 10 आपका ऑप्शन देखिए ए है, 10% आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, अर्थात ए का करने का क्षमता कितना है, 12 दिन है। अब कह रहा है बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तो सक्षम है तो कहने का मतलब कि 60% अधिक सक्षम है, मतलब कम दिन लेगा। तो ए आपका ले रहा है कितना, 12 दिन, ठीक है, 12 डेज है। अब देखिए बी का बात कर रहा है, तो बी का निकालेंगे तो 12/, अगर इससे ज़्यादा सक्षम है तो कम दिन लेगा, इसका मतलब कि हम लोग करेंगे 100/160। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2 5 10 और 2 5 10, 2 8 16, फिर आपका ये कट जाएगा 4 से 4 3 12 और 4 दूनी का 8। तो इसका आया 15/,
2। कहने का मतलब कि ये 7.5 दिन लेगा। तो इतना डेज आया। अब कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो या तो उस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए निकालते हैं इसको हम। तो इसका करेंगे तो या एक ही नियम से बना देते हैं, तो 1/12 और ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये आपका 15। तो एलसीएम लीजिएगा वो हो जाएगा आपका कितना 30 नहीं, आपका हो जाएगा 60। तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम लोग चलेंगे तो 12×5 = 60 और ये हो जाएगा आपका 15×4 = 60। तो 2 छके आपका हो जाएगा कितना 15×4 = 60, तो 2 चौका 8, ठीक है। तो 8 हो गया, ऊपर जोड़ेंगे कितना हो गया 13/60 हो गया, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, ये 1 डे वर्क है तो फुल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60/15। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 60/13 है, यहाँ पर आपका 13 है 15 नहीं है। 60 आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, 60/13 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 तिया आपका 13 चौका 52, 52 में फिर आपका 8 बच जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 और 8 60, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कर रहा है कि यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ा दी जाए तो गृहस्थ की चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी तो उसका चीनी का खर्च न बढ़े। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं हम लोग, जितना आपका परसेंट बढ़ता है वो, और बढ़ा तो प्लस कर लेंगे नीचे और घटा तो घटा लेंगे। तो इसमें बढ़ रहा है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 × 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 25×5 = 125 और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। कहने का मतलब 20% जो है वो आपका कमी कर देगी तो खर्च नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 61 का रहा है, सबको क्लीन कर ले रहे हैं। 61 का रहा है, देखिए 61 क्वेश्चन आपका कि 3 संख्याओं का औसत 164 है, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या जो है तीसरी से दुगनी है। तो हम तीसरी को x मान लेते हैं, तो दूसरी मेरा कितना इससे दोगुना हो जाएगा और इसका दोगुना पहला संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी का, तो ये हो जाएगा आपका 4x। अब कह रहा है कि इसका औसत कितना है 154 है। तो औसत इक्वल टू क्या होता है, तो इन सब का योग, तो इन सब का योग लिखेंगे तो 4x + 2x + x और बाई भागा दे देंगे 3। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है आपका 154, ठीक है 154। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7x = ये 154 को हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, 154 × 3, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, इधर लिखते हैं अब। तो 154 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 154 को हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, तो x = मेरा आ जाएगा 154/3/7। तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा आपका 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या मेरा कितना है 4x है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 4x, तो 22 × 22 तियाँ पहले कितना गया, पहला का यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 22 तियाँ 66। अब 66 को हम लोग करेंगे, 4x मेरा पहला संख्या है तो 4x को हम लोग 66 गुने x का वैल्यू रखेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 24 और 2 26, मतलब 264 आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे इस तरह से आपका सी जो है आपका सही जवाब है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं सब के सब, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्लियर कर ले रहे हैं हम, क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कर रहा है कि 2x = 3b + 4c दिया हुआ है और इसको abc के बराबर कह रहा है। तो abc का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो है 2, 3 और 4 का क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 जब एलसीएम लीजिएगा तो 12 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6, फिर आपका 12 से 3 जाएगा इतना बार में 4 बार में और 4 से जाएगा 3 बार में। तो ऑप्शन आपका बी जो है 6:4:3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब 63 नंबर, ठीक है। थोड़ा गिजबिज हो गया है तो कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो पा रहा है।
तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 63 कह रहा है कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय का था। तो देखिए यहूदी संप्रदाय का आपका है, इसमें देखेंगे ऑप्शन पे, तो लॉर्ड रीडिंग जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1A में ही है इसका जवाब, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग था, रीडिंग है, ठीक है। थोड़ा गिजबिज हो गया है इसलिए इधर क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे, अपने से एक बार थोड़ा सा समझ लेना है। 63 का ए हो गया, लॉर्ड रीडिंग है। आगे देखिए 64, ये तो क्लियर है। कह रहा है तुलुक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये आपका सदाशिव थे। और इसका अगर पूछेगा संस्थापक आपसे तो आपका कौन सा हो जाएगा सबसे, इसमें प्रभावी राजा भी आपका कृष्णदेव राय था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए स्थापना का बात करेगा तो आप इसमें एक चीज़ बता रहे थे, तुलु वंश का स्थापना का बात करेगा तो उस समय संस्थापक कौन था, तो वीर नरसिंह। और अगर इसका सबसे शक्तिशाली का बात किए थे तो आपका था वो कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कह रहा है कि भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा है। तो ये आपका ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया। फिर कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष था, किसने की थी। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका कौन के थे, मोगलीपुत्र तीस, सबको याद होगा। चलिए आगे आते हैं। 66 हो गया। अब 67 क्वेश्चन देखिए करा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो भारत ऑप्शन देखेंगे 67 का तो हाथी गुफा है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है। 67 हो गया। अब देखिए 68 करा है कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था आपका ब्लेजली द्वारा। 69 करा है कि लखनऊ में, आते हैं ऊपर देखिए करा है, लखनऊ में 1857 का क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो वो आपका कैंपबेल थे। आगे देखिए 70 करा है कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। तो ये देखिए 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करते हैं। तो वेद समाज का आपका स्थापना कब हुआ था, 1867 में, ठीक, वेद समाज हो गया 1867। फिर आपका आर्य समाज कब हुआ था, तो 1875 में, ठीक, ये 4 नंबर हो गया। फिर कर रहे हैं नौजवान सभा हुआ था 1926। फिर देखिए विश्व भारती है, ये है आपका 1912। तो इस तरह से आपका ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, बी और सी में आगे बढ़ेंगे तो सी का ए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे आते हैं 72 क्वेश्चन देखिए, करे कि किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो बिना ताज का बादशाह हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उपनाम दिया गया। खासी विद्रोह नेक्स्ट करा है, खासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो खासी विद्रोह आपका हुआ था असम में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो देखिए एक चीज़ समझना है, यहाँ बंगाल विभाजन कब हुआ था, घोषणा कर दी थी 20 जुलाई 1905 को, लेकिन ये प्रभावित कब हुआ था आपका, तो ये अक्टूबर में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। घोषणा हुआ था आपका 20 जुलाई को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट करा है किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता है, ठीक है। तो घृणित कायर बोला जाता है आपका फर्रुखसियर को। फिर आपको रंगीला बादशाह, इसमें आपको कमेंट करके बताना है, इसका बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुगल शासक में कौन सा जो है जिसको हम लोग आपको रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। 76 जान रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं। तो ये देखिए है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है करें विश्व शांति सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये आपका आइसलैंड है। अब देखिए कर रहा है, और भारत का अगर स्थान का बात कर लें तो भारत का आपका इसमें स्थान है 139वां, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 जून को। अब कर रहे हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है हाल फिलहाल में, तो ये आपका पटना का है। नेक्स्ट कर रहा है स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट कर रहा है 81 देखिए क्वेश्चन, कर रहा है नए संसद भवन के निर्माण हेतु
किस कंपनी ने अनुबंध हासिल किया है? तो ये देखिए आपको टेंडर मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट कर रहा है कि गायों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किस राज्य ने गौ कैबिनेट गठित किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट कर रहा है 83 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी किसे घोषित किया गया है? तो वो आपका पैहुनो है, पैहुनो। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 85 कर आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है वो किससे संबंधित है? तो देखिए आरोग्य सेतु ऐप सबको पता होगा, बहुत ये पॉपुलर है कोविड-19 के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए कर 86 कर स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है? तो 86 है, ये आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। 87 देखिए कर निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवरा तैमूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो देखिए ये राज्य की पहली और एकमात्र महिला अभी तक मुख्यमंत्री रही हैं वो आपके असम के थी, ठीक है, जिनका निधन हो गया। 88 देखते हैं कर हाल ही में सिम्बेक्स जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो नाम से आपको लग रहा होगा, देखिए इसमें नाम से ही आप पकड़ सकते हैं कि इसमें भारत और आपका सिंगापुर है, सिंगापुर और इंडिया इसमें दिखाई दे रहा है SI, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 89 देखिए कर रहा है कि किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये आपका गुजरात में है। आगे देखिए कर रहा है कि किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सचिन अवस्थी को। 91 क्वेश्चन कर है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका केरल है। 92 कर है कि बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये आपका कोलकाता है। ऐसे भी ट्राम सबसे ज़्यादा कोलकाता में चलती है, तो आपका ये कोलकाता ऐसे भी याद रख सकते हैं। 93 क्वेश्चन कराए कि कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका है केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर 94 कि 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 33% हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 कर रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका यूएसए में हुआ। 96 कर रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? देखिए 2023 का इसका प्रस्तावित है भारत में ही, ठीक है। आपने अगर इसका वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप चले जाइएगा, आगामी जितने भी खेले हैं वो आपको यहाँ पर आपको आई बटन पे क्लिक करके देख लेना है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आगामी जितने भी खेले हैं होने वाली है आने वाली खेल वो सब आपको उसमें मिल जाएगा, कौन खेल कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है, ठीक है। चलिए आते हैं 97 क्वेश्चन अब देख लीजिए। कह रहा है कि नासा का सनराइज मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो नासा का सनराइज मिशन चालू करने का आपका 2023 का लक्ष्य है। 98 कर रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका अंबिकापुर है। नेक्स्ट देखिए कर 99 कि नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया रिजल्ट उसमें आपको मिलेगा कर्नाटक, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन था? कर्नाटक था और द्वितीय स्थान पर आपका तमिलनाडु रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 100 नंबर का है कि आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आपका 6.9%। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि अंबिकापुर जो है ये अंबिकापुर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।